हेलो एवरीवन, मेरे चैनल एनके कौसर पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको बिल्कुल नई, ताज़ा और बेहद खूबसूरत ओरिजिनल कहानियाँ मिलेंगी जो आपकी कल्पना की दुनिया को एक नई उड़ान देंगी। ये कहानी माफिया साइलेंट ऑब्सेशन एक काल्पनिक रचना है जिसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या जगह से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानियाँ केवल और केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। अगर आपको ये कहानी रुद्र और तारा की इस ज़बरदस्त कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जश्न आपके लिए एक खास चैलेंज। मैं आप लोगों को एक प्यारा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। अगर इस वीडियो पर अगले रविवार संडे तक 50 लाइक्स और 2K व्यू आ जाते हैं तो मैं अगले हफ्ते इस चैप्टर की इससे भी ज़्यादा लंबी और धमाकेदार कहानी लेकर आऊँगी। आपका समर्थन ही मेरी प्रेरणा है। कहानी का अगला भाग पढ़ने के लिए तैयार रहें। शुक्रिया। दिल। अध्याय 1, किस्मत का धागा। किस्मत का खेल अजीब होता है। ये कहानी दो ऐसी रूहों की है जिनका मिलन होनी को भी अचंभे में डाल देगा। दो ऐसे इंसान, रुद्र सिंह शेखावत और तारा कपूर, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगियां इस कदर एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। एक वह था, भारतीय व्यवसाय जगत का बेताज बादशाह और देश के सबसे खतरनाक माफिया गिरोहों का किंग। उसके एक इशारे पर बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते थे। वह था इस देश का बिजनेस किंग, दौलत और ताकत की मूरत। लोग उसके सामने सिर झुकाते थे। वह उनकी नज़रों में मसीहा था जो गरीबों को सहारा देता था और जिसकी दरियादिली के किस्से हर जुबान पर थे। मगर इस ताकतवर शख्स के भीतर एक गहरा अंधेरा छिपा था। उसे लड़कियों से सख्त नफरत थी। उसके लिए हर औरत धोखे की एक तस्वीर थी। अतीत की किसी गहरी चोट ने उसके दिल को इतना सख्त बना दिया था कि भावनाओं की जगह सिर्फ नफरत और संदेह का राज था। उसकी हुकूमत थी, उसकी दौलत थी, पर उसके दिल में हर रिश्ते के लिए सिर्फ शून्य था। और दूसरी तरफ थी वह, मुंबई के एक आलीशान महल के भीतर कैद एक टूटी हुई आत्मा, तारा कपूर। वह शहर के एक नामी बिजनेसमैन रंजीत कपूर की बेटी थी, लेकिन उसका दर्जा नौकरानी से भी बदतर था। उसके अपने पिता ने, एक ऐसे इंसान ने जिसने पैसे के लालच में अपनी ही पत्नी, उसकी मां पायल कपूर को खत्म कर दिया, उसे सौतेली मां दामिनी कपूर के जुल्मों के हवाले कर दिया था। 18 साल की दहलीज पर खड़ी ये लड़की रोज अपमान और गुलामी की आग में झुलस रही थी। उसके मन में पुरुष जाति के प्रति अथाह घृणा थी। उसे लगता था कि हर मर्द सिर्फ स्वार्थ और धोखे का दूसरा नाम है, ठीक अपने पिता की तरह। उसे रोज मारा जाता था, उससे दिन भर काम करवाया जाता था। उसकी जिंदगी एक खत्म न होने वाली रात बन चुकी थी। एक, जिसे महिलाओं से घृणा थी। दूसरी, जिसे पुरुषों से नफरत थी। दोनों की दुनिया और विचारधारा जमीन आसमान का फासला रखती थी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब ताकत का ये तूफान और जुल्मों की यह आग किस्मत की आड़ में टकराएगी तो क्या नफरत ही नफरत को जन्म देगी, या फिर इन दोनों की जिंदगियों में एक ऐसा शांत जुनून, साइलेंट ऑब्सेशन जन्म लेगा जो उनके हर नियम को तोड़ देगा। मुंबई शहर के एक आलीशान होटल के पेंटहाउस रूम में एक सख्त सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे कुछ देर पहले एक बंदूक की आवाज ने चीर दिया था। रुद्र सिंह शेखावत ब्लैक 3-पीस सूट पहने किंग साइज सोफे पर बैठा था। उसका एक पैर दूसरे के ऊपर रखा था, पोस्चर इतना कातिलाना कि सामने बैठे आदमी की सांसें तक रुक जाएं। उसके हाथ में अब भी पिस्तौल थी, जिसकी नली से हल्का सा धुआं उठ रहा था। जमीन पर लहूलुहान आदमी घुटनों के बल पड़ा था। मौत ने उसे माफी मांगने का और मौका नहीं दिया था। रुद्र की आवाज कमरे की दीवारों से टकराई, गहरी, डरावनी और अथाह अथॉरिटी से भरी हुई। मैं धोखा देने वाले को कभी छोड़ता नहीं हूं, उसने ठंडे लहजे में कहा। तुमने एक बार धोखा दिया है, दूसरी बार देने में भी वक्त नहीं लगाओगे। धोखा एक बीमारी है जो कभी नहीं छूटती। तुमने मुझसे कुछ पैसों के खातिर गद्दारी की, और अब इस गद्दारी का सिला तुम्हें मौत से मिलेगा। उसने बिना कोई भाव दिखाए उस आदमी के सिर पर पिस्तौल रखी और धड़ाम। वह कोई और नहीं, इस कहानी का मेल लीड रुद्र सिंह शेखावत था। जय वीर, उसने अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया। इस कचरे को साफ करो, यहाँ की हवा खराब हो रही है। तभी उसका असिस्टेंट विनय तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। सर, गुड इवनिंग। विनय परेशान दिख रहा था। रुद्र ने अपनी आईब्रो चढ़ाए। क्या हुआ विनय, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सर, कपूर इंडस्ट्रीज ने हमसे 400 करोड़ का लोन लिया था, पर वह लोन के पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और न ही उनके असिस्टेंट से, न ही उनसे संपर्क हो पा रहा है। रुद्र के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई। कहाँ तक भागेगा वह कपूर? उस रंजीत कपूर के घर का पता निकालो और उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सारी डिटेल्स निकालो। मैं भी तो देखूं उस चूहे ने कितनी हराम की कमाई खाई है। विनय ने सिर झुकाकर ठीक है सर कहा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। तब तक उस आदमी की लाश भी वहां से साफ हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक एक्सचेंज इलाके में कपूर महल नामक छोटी सी हवेली के भीतर अंधेरा और भय पसरा था।
हवेली के एक कोने में एक क्रूर और कठोर औरत दामिनी कपूर एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। उसके हाथ में ली हुई छड़ी हवा को चीरती हुई लड़की के नाजुक शरीर पर पड़ रही थी। तेरे मनहूस किस्मत की वजह से हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, दामिनी चिल्ला रही थी। तू भी अपनी माँ के साथ मर क्यों नहीं गई? दामिनी की बेटी अंकिता कपूर वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस जुल्म को देखकर उसे खुशी मिल रही थी। मार खा रही लड़की की आवाज़ बहुत धीमी और मीठी थी, दर्द से भीगी हुई। मैडम, मुझे छोड़ दीजिए, वह गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन उस कठोर औरत का दिल नहीं पिघला। वह लड़की थी तारा कपूर, रणजीत कपूर की पहली पत्नी पायल कपूर की बेटी। जब दामिनी मारते मारते थक गई तो उसने छड़ी जमीन पर पटक दी। दामिनी और अंकिता दोनों अपने कमरे में चली गईं। तारा वहीं बदहाल हालत में दर्द और आंसुओं के साथ जमीन पर गिरी हुई थी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को उठाया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर अपने कमरे की तरफ चल दी। उसका कमरा जो असल में एक स्टोर रूम था। छत पर जाकर वह आसमान के तारे और चांद को देखने लगी और रोने लगी। मम्मी, आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मैं जीना नहीं चाहती हूँ। पापा ने आपको मार दिया। उन्होंने मुझे क्यों नहीं मारा? पायल कपूर, तारा की माँ, एक बहुत बड़े परिवार की बेटी थी। रणजीत कपूर एक मिडिल क्लास लड़का था। कॉलेज में दोनों को प्यार हो गया था, पर रणजीत को पायल से नहीं, उसकी दौलत से प्यार हुआ था। पायल के घरवालों ने शादी से मना कर दिया तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। रणजीत ने सोचा था कि पायल की फैमिली कुछ दिन नाराज रहेगी और फिर पायल की सारी दौलत उसकी हो जाएगी। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। पायल की फैमिली ने उन्हें माफ़ नहीं किया। पायल को हमेशा लगता था कि रणजीत उससे प्यार करता है, पर असलियत में वह सिर्फ उसके पैसे से प्यार करता था। जब 5 सालों तक पायल की फैमिली ने उन्हें माफ़ नहीं किया तो रणजीत समझ गया कि उसका शादी करना बेकार गया। पायल अब उसके लिए सिर्फ एक बोझ थी। जिस ऑफिस में रणजीत काम करता था उसकी सीईओ की बेटी दामिनी थी जो उसे पसंद करने लगी थी। दामिनी ने शादी के लिए शर्त रखी थी कि उसे पायल को तलाक देना पड़ेगा। रणजीत को डर था कि अगर उसने तलाक दिया और पायल की फैमिली ने उसका दिल बदल कर उसे वापस बुला लिया तो सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। इस वजह से एक दिन रणजीत ने पायल को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पायल की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी तारा को मिलनी थी अगर उसकी फैमिली ने उसे वापस बुला लिया। रणजीत को यह नहीं पता था कि पायल की फैमिली अब्रॉड सेटल हो गई है। ये बात उसे बहुत दिनों बाद पता चली। जब से रणजीत को ये पता चला कि पायल की फैमिली अब्रॉड सेटल हो गई है, तब से उसका तारा के साथ रवैया बहुत बदल गया था। पायल के मरने के 1 महीने बाद ही रणजीत ने दामिनी से शादी कर ली थी और जल्द ही उनकी एक बेटी हुई, अंकिता, जिसे दोनों अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। मगर रणजीत ने अपनी पहली बेटी तारा को ठुकरा दिया था क्योंकि उससे अब उसे कोई फायदा नहीं था। इसी वजह से दामिनी और अंकिता तारा को बहुत परेशान करती थीं। उसे बहुत काम करवाती थीं। 7 साल की उम्र से तारा सारे काम करना सीख चुकी थी। दिन भर खाना बनाती, कपड़े धोती, घर साफ करती। फिर भी उन दोनों माँ बेटी का मन नहीं भरता। दामिनी को एक छोटी सी भी गलती तारा की दिख जाती तो वह उसे मारने लगती और कोसने लगती, और रणजीत भी दामिनी को कुछ नहीं कहता था। तारा रोते रोते ही छत पर बेसुध होकर गिर गई। उसके पास दर्द और आंसुओं के सिवा अब कुछ नहीं बचा था। क्या इन दो नफरत से भरी रूहों की किस्मत में अब एक नया मोड़ आने वाला था? अध्याय 2, काला साया और टूटी किस्मत। खुदगर्जियों का शहर। मुंबई शहर की रातें भी अपनी खुदगर्जियों से भरी हुई थीं। एक तरफ अंधेरे में डूबा डार्क मैंशन था जिसके मालिक के इशारों पर दुनिया नाचती थी, और दूसरी तरफ कपूर महल का स्टोर रूम, जहां एक नन्ही जान बेबसी और दर्द की चादर ओढ़कर सोई थी। किस्मत का ये धागा अब उस होटल के प्राइवेट क्लब में खींच रहा था जहां भारत का बेताज बादशाह रुद्र सिंह शेखावत और उसका जिगरी दोस्त सिद्धार्थ सिन्हा दुनिया की चमक दमक के बीच बैठे थे। होटल का ब्लैक पर्ल क्लब, जहां की हवा भी महंगी विस्की और ताकत की महक से भरी थी। रुद्र सिंह शेखावत ब्लैक सूट में अपने सिंहासन पर बैठे किंग की तरह दिख रहा था, खुद में एक तूफान जिसकी आंखें आसपास की सारी खूबसूरती को बेमानी बना रही थीं। सामने बैठा था उसका दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा, एक ऐसा डॉक्टर जिसकी छुरी से लोग मौत के मुंह से वापस आ जाते थे और जिसकी फार्मा इंडस्ट्री दुनिया भर में दवाइयां भेजती थी। वह हैंडसम तो था, पर उसकी आंखों में रुद्र जैसी सख्ती नहीं, बल्कि एक शांत और समझदार रोशनी थी। विस्की के ग्लास हवा में टकराए। क्या हाल चाल है भाई? जिंदगी ठीक ठाक चल रही है? सिद्धार्थ ने पूछा। उसकी आवाज़ में दोस्ती की बेफिक्री थी। मैंने सुना है तेरे असिस्टेंट से कि किसी ने तेरे 400 करोड़ खा लिए हैं। कौन है वह बहादुर जिसने ब्लैक शैडो रुद्र का माफिया नाम को चूना लगाया? सिद्धार्थ हंसते हुए बोला। रुद्र ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा। ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो मेरे पैसे खा जाए और चैन की नींद सोए। वह कपूर, रणजीत कपूर, मुझसे जितनी भी भागने की कोशिश कर ले, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा।
और हाँ, उस पर लगने वाले सूद के साथ अपना पैसा वसूल करूंगा। उसकी आवाज़ में ठंडक थी जो किसी को भी कँपकँपाने के लिए काफ़ी थी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। अच्छा, छोड़, तू हमेशा काम की बात क्यों करता है? देख, हमारे सामने कितनी सारी हूर की परी खड़ी हैं। उन सब के होठों पर तेरे नाम की पुकार है, आंखों में तेरी तारीफ। उनके बारे में भी तो थोड़ा सोचा कर। देख कैसे आंखें बड़ी बड़ी करके ताड़ रही हैं तुझे। रुद्र के चेहरे पर हमेशा की तरह नफरत की एक हल्की सी रेखा आई। ये लड़कियां मेरे टाइप की नहीं हैं, उसने कहा विस्की का एक घूंट लेते हुए। सारी की सारी करेक्ट लेस, जो आज किसी के बेड पर दिखती हैं तो कल किसी और के बेड पर। मेरे लिए हर औरत धोखे की मूरत है। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त की इस कड़वाहट को समझा। उसे पता था कि रुद्र के अतीत की चोट कितनी गहरी है। सिद्धार्थ ने मजाकिया लहजे में बात बदलने की कोशिश की। वैसे तू बता, तू आज रात कहाँ रहने वाला है? फिर से मुझे होटल में रुकने को कहेगा क्या? रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और कहाँ? मेरे साथ रहेगा। वैसे भी मेरा घर तो अब धर्मशाला बन ही गया है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तू मेरे पीछे पीछे चला आता है। रुद्र का अंदाज ऊपर से चिढ़ा हुआ था मगर भीतर से वह सिद्धार्थ के साथ को पसंद करता था। सिद्धार्थ ने तुरंत नाटक करना शुरू कर दिया, हाथ छाती पर रखकर। ओहो, ऐसे क्यों बोलता है? तुझे अपने दोस्त को अपने साथ रखने में तेरी जान जाती है क्या? मैं कोई लड़कियों की तरह तेरी इज्जत लूटने थोड़ी आऊँगा रात में तेरे कमरे में। जब भी मैं तेरे घर में रहता हूँ तुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तेरी इज्जत लूट रहा हूँ, इसलिए तू मुझे अपने घर में रुकने नहीं देना चाहता। रुद्र ने गहरी सांस ली। इस बार उसके होठों पर एक नकली मुस्कान थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, शांति पसंद है। हाँ हाँ, और मुझे उड़ना पसंद है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। अच्छा चल, यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं, घर चलते हैं। रुद्र ने अपने असिस्टेंट विनय को इशारा किया। विनय, कार को निकालो। पलक झपकते ही दोनों दोस्त रुद्र के डार्क मैंशन के लिए निकल पड़े। डार्क मैंशन, खुदगर्जी का साम्राज्य। होटल की पार्किंग में काले रंग की लग्जरी कारों की एक लंबी कतार खड़ी थी। रुद्र की निजी सेना। दोनों दोस्त बीच की कार में बैठे और उनका काफिला अंधेरी सड़कों पर निकल पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा अपनी सवारी पर निकला हो। तकरीबन 40 मिनट बाद वे डार्क मैंशन पहुंचे। वह मैंशन खूबसूरती और खौफ का अजीब मिश्रण था। ब्लैक और गोल्डन थीम पर बना मैंशन से एक सख्त डेविल वाइब आ रही थी। सामने के बगीचे में लाल और काले गुलाबों के पौधे थे जैसे रुद्र के दिल के रंग हों, जुनून और अंधेरा। बीचों बीच एक आलीशान फाउंटेन था जिसमें विदेशी मछलियां तैर रही थीं, जो दूर से ही बेहद खूबसूरत लग रहा था। कार मैंशन के मुख्य द्वार के सामने रुकी। बॉडीगार्ड्स ने दरवाज़ा खोला और दोनों दोस्त कार से उतरे। मैंशन के हॉल में ब्लैक ग्लास का एक लंबा डाइनिंग टेबल था। ऊपर गोल्डन रंग का एक विशाल झूमर जगमगा रहा था जो अंधेरे को काटकर एक शाही चमक दे रहा था। हॉल से एक गोल सीढ़ी राउंड स्टेयरकेस दो तरफ जा रही थी। रुद्र बिना किसी से कुछ कहे सीढ़ियां चढ़कर सीधे अपने कमरे में चला गया। सिद्धार्थ भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ा। डार्क मैंशन सिर्फ रुद्र का घर नहीं था। रुद्र, सिद्धार्थ, विनय और बॉडीगार्ड्स जय और वीर, ये सब अनाथ थे। वे सब एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। रुद्र ने अपनी मेहनत से यह साम्राज्य बनाया था और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उसने अपने पुराने रिश्तों को नहीं छोड़ा। यही कारण था कि सिद्धार्थ, विनय, जय और वीर के लिए उस मैंशन में हमेशा जगह थी। वे सब बिना परिवार के अब एक दूसरे का परिवार बन चुके थे। रुद्र अपने विशाल बेडरूम में आया जिसके एक कोने में शहर की लाइट्स दिख रही थीं। उसने कोट उतारा और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। दुनिया की सारी ताकत उसके कदमों में थी पर उसके दिल में एक भयानक शून्य था। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, एक ऐसा चेहरा जो धोखा देने वाली औरत का प्रतीक बन चुका था। इस नफरत ने ही उसे ब्लैक शैडो बनाया था। रणजीत कपूर, उसने फुसफुसाया, तुमने 400 करोड़ का धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, न तुम्हें न तुम्हारे घर वालों को। तुम अपनी मौत को बुला चुके हो। वह नहीं जानता था कि किस्मत उसे रणजीत कपूर तक नहीं बल्कि उसकी बेटी तारा कपूर तक खींच कर ले जाने वाली थी, एक टूटी हुई लड़की जो खुद भी नफरत की आग में जल रही थी। रुद्र ने कमरे के बाहर का दरवाज़ा बंद किया। वह अकेला था, हमेशा की तरह, अपनी ताकत और नफरत की परछाई में। वहीं दूसरी तरफ कपूर महल के स्टोर रूम में तारा कपूर अब भी छत पर पड़ी थी। उसका शरीर दर्द से अकड़ चुका था। अंधेरे में भी उसकी आंखों से बहते आंसू दिख रहे थे। मम्मी, उसका मुंह फुसफुसाया, क्यों मैं इन दरिंदों के बीच बची रह गई? काश मैं भी मर जाती। उसके अंदर का दर्द अब एक उबाल ले रहा था। नफरत, पुरुष जाति से नफरत, उसका पिता रंजीत, उसकी सौतेली माँ दामिनी, सब एक जैसे थे, स्वार्थ से भरे, लेकिन होनी का धागा तेजी से खींच रहा था। अगली सुबह जब विनय डार्क मैंशन में रणजीत कपूर की फाइल रुद्र को सौंपेगा तो किस्मत का धागा एक बार फिर से जोर से खींचेगा।
और इस बार रुद्र सीधे कपूर महल में प्रवेश करेगा। नफरत से भरी दो आत्माएं अब टकराने को तैयार थीं। क्या ये टकराव नफरत को ही बढ़ाएगा या फिर इस अंधेरे में कहीं कोई शांत जुनून, साइलेंट ऑब्सेशन जन्म लेगा? अगले भाग में डार्क मैंशन में रणजीत कपूर की फाइल और कपूर महल में रुद्र का प्रवेश। बाकी का एपिसोड मैं आज रात 11 बजे अपलोड करूंगी।